स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन में आपको आज पढ़ाया जाएगा आज बीजांड की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, तो इस तरीके से ये फ्लावर होता है, स्टिग्मा स्टाइल, और इस तरीके से ये ओवरी हो गई। ठीक है, इसी ओवरी में इस तरीके से ये बीजांड होता है। ये बीजांड यहाँ लगा हुआ है और ये आपका पुष्पासन हो गया और ये पुष्प ग्रंथ हो गया। ये स्थान जो होता है इसको हम लोग बीजांडासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजांडासन। और इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा प्लेसेंटा। ठीक है, ये तो इसमें ये वाली चीज जो है हम आज इसको बाहर निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें सर्वप्रथम क्या होता है कि इसको हमने बनाने का तरकीब भी आपको बता दे रहे हैं। इस तरीके से एक हमने गोला बनाया। ठीक है, यहाँ पे बिंदी रख ली और नीचे थोड़ा सा नीचे चले गए। फिर क्या हुआ, इस पे हमने एक छोटा सा रिंग बना लिया ये, और इसको आपस में मिला दिया। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चित्र आपका बन गया। ये अंदर का पार्ट है जिसका नाम होगा एम्ब्रियो सैक। ये ठीक है। अब इसी में क्या हुआ कि जब इसको क्लियर करना हुआ कि कैसे आगे बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये आवरण निकाल दिए, जिनको हम लोग अध्यावरण के नाम से जानते हैं। ये ऐसे यहाँ, और इसी तरीके से इसको यहाँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको बनाना भी बहुत सरल है और इसको बनाना कठिन भी है। आप केवल डायग्राम को देखिए, इम्तहान में डायग्राम आता है, फिर इसकी अभी आपको थ्योरी भी बताता हूँ। इस तरीके से आए और फिर यह दूसरा अध्यावरण आ गया, एक आउटर हो गया और एक इनर हो गया, और इस तरीके से यहाँ पे भी आ गए। ये अब हमने क्या किया, इस तरीके से ये लाइन बनाई। और ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसे बना लिया। ये कितना क्लियर हो गया। और हमने क्या किया कि इस वाली लाइन को इधर से देखिए, इसको हम ऐसे करके ये ले आए। ठीक है, और इसको ऐसे करके ये कर दिया। इसमें जो ये दिखाई दे रहा है, ये वैस्कुलर बंडल या सम्माहन हो गया। अब ये आपके सामने स्पष्ट डायग्राम आ गया। ये इम्पॉर्टेंट भी रहता है, एग्जाम में कई बार आया भी हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल
एलएस ऑफ ओव्यूल। एलएस ऑफ ओव्यूल बीजांड की लंबवत काट। की लंबवत काट या अनुदैर्ध्य काट भी बोलते हैं। अब क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर था, ये हमने स्थिति बताई, ये बीजांडासन होता है, ये यहां पर लगा होगा। इसके आगे ये स्थिति आई, इसका नाम हो जाएगा बीजांड ग्रंथ। पतले डंठल के द्वारा जुड़ा रहता है, इसका नाम हो जाएगा बीजांड ग्रंथ। इसको हम लोग इंग्लिश में फ्यूनिकुलस बोलते हैं। फिर ऊपर की ओर चले गए, वह बिंदु जिस स्थान पर ये जुड़ा रहता है, इसका नाम होता है निभाग, नाभिका, सॉरी ये नाभिका होगी, ये कंफ्यूजन होता है निभाग और नाभिका में, नाभिका। और इसको इंग्लिश में नाम दिया गया हाइलम। ये फिर क्या हुआ, जहां से ये ऊपर का शिखर पार्ट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये शिखर पार्ट है इसका, इसका नाम हो जाएगा बीजांड ग्रंथ की जगह दूसरा नाम आ जाएगा बीजांड काय। काय मीन्स काया, काया मीन्स शरीर, इसको बोलते हैं न्यूसेलस। ठीक है, ये जितनी भी चीज दिख रही है ये सब बीजांड का है। यहां पर आ गए, ये एरिया जो दिख रही है इसका नाम हो जाएगा निभाग। इसको हम लोग चैलजावीन के नाम से जानते हैं। ये अब ये शिखर है जो ऊपर है, तो वो इधर नीचे की ओर आ जाएंगे, ये स्थान है, और ये ऊपर है, तो शिखर इसमें नीचे है, शिखर इसमें नीचे है। अब क्या होता है, यहां पर आए तो ये आपका एक हो गया बाहरी, एक हो गया भीतरी, तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसका नाम हो गया बाहरी, बाहरी को हमने लिखा आउटर, और अगला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा भीतरी। इसको हमने इनर बोल दिया। अब इन दोनों लोगों को मिलाकर यहाँ पर आगे देखेंगे इनको क्या कहते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण से घिरा हुआ है, ये हो गया इंटरमोमेंट्स। ठीक है, अब यहां पर आ गए, ये जो दिखाई दे रहा है इसका नाम हो गया बीजांड द्वार, और ये हो गया माइक्रो पाइप। ओके, ये आपको दिखाया गया। ये जो दिख रहा है पिंक रंग में, इसका नाम हो जाएगा संवाहन
पूल, इसको हम लोग नाम दे देंगे वैस्कुलर बंडल। क्या हो गया? वैस्कुलर बंडल, संवाहन ऊतक हो गया, संवाहन बंडल के नाम से जाना जाएगा। अब क्या होता है, जो इसके अंदर मेन रचना आएगी वो आपके बीजांड द्वार के सिरे पर, इधर देखेंगे, इसमें एक बड़ी रचना होती है। कैसी बड़ी रचना होती है? अंडाकार। इस तरीके से ये हमने अंडाकार रचना दिखाई अंदर, और इसको ऐसे दिखा दिया, ये इस तरीके से, ये इसमें क्या होता है, ये भ्रूणकोश के नाम से जाना जाता है। इसमें ऊपर जो 2 सेल दिखाई जा रही हैं, 3 सेल, इनका नाम होता है एंटीपोडल सेल, जो ग्रीन रंग की चौक में आपको दिखाई जा रही है। और ये बीच में जो होते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लियस, और ये जो बिल्कुल बीच में एक बड़ी कोशिका होती है, इसको हम लोग एग सेल या अंडोकरण के नाम से, और पड़ोस में जो 2 सेल हैं ये हेल्पिंग सेल भी बोलते हैं या सिनर्जिड सेल बोलते हैं। ये जो बॉक्स बना, ये आपका बना, इसकी लेबलिंग यहां से दिखा रहे हैं आपको, इसका नाम हो जाएगा एम्ब्रियो सैक, हिंदी में नाम इसका होगा भ्रूणकोश। जितने आवृतबीजी पौधे होते हैं उनमें भ्रूणकोश 8 केंद्र की होता है। इसको एम्ब्रियो सैक या पॉलीगोनम भ्रूणकोश भी कहते हैं। तो पॉलीगोनम भ्रूणकोश में कितने केंद्रक होंगे या कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो उसमें आपको ये याद रखना, 8 केंद्र की। ठीक। इसमें जो ऊपर की ओर 3 सेल दिखाई दे रही हैं, इसको, ये डिब्बे को जो पीले रंग का बॉक्स बना है, इसको एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। और अपर में जो 3 सेल हैं, इसका नाम हो जाएगा एंटीपोडल सेल्स, हिंदी में नाम होगा प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, ये नाम आया। ये 3 है, और इसको नाम हो जाएगा इंग्लिश में एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। यस लगा देंगे क्योंकि 3 है, इनकी संख्या 3 है। कितनी? 3। फिर क्या होता है, फिर ये जो आपके बीच में व्हाइट रंग के 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं, इसको और इसको मिलाकर, ये जुड़ते नहीं है, जुड़ जाएंगे तो डिफिनेटिव न्यूक्लियस हो जाएंगे। इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक के नाम से भी जानते हैं और ध्रुवीय केंद्रक के नाम से भी जानते हैं। ध्रुवीय केंद्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। ध्रुवीय केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। अब बात आ रही थी नीचे की। नीचे जो है आपको एक ये पिंक रंग की सेल दिखाई दे रही है और बड़ी कोशिका है। कोशिका जो थी वो बड़ी होती है और इसका नाम हो जाएगा अंड कोशिका। इसको इंग्लिश में नाम दिया जाएगा एग सेल। ये एक होती है एग सेल। इसकी संख्या इनकी 2 हो गई, 3 2 5 और ये 1 हो गई। ध्यान दीजिएगा 8 हमने बताया हुआ है। ये एक सेल हो गई,
इसी में येलो रंग में अगल और बगल दो सेल दिखाई दे रही हैं, एक सेल ये और एक ये। इसका नाम हो जाएगा सहायक कोशिकाएं, हेल्पिंग सेल भी, सिनर्जिड सेल भी, सहायक कोशिकाएं। कोशिकाएं इनकी संख्या जो होती है 2 होती है। इसको सरल नाम में हम लिख सकते हैं हेल्पिंग सेल, हेल्पिंग सेल्स। इसकी संख्या जो होती है 2 होती है। अभी देखिए 2 1 3 2 5 3 8, और इन दोनों चीजों को मिलाकर अंड समुच्चय भी बोलते हैं, अंड उपकरण भी बोलते हैं, अंड उपकरण, इंग्लिश में एग apparatus हो जाएगा आपका एग। नीचे दिखे देता हूं, ये अंड उपकरण हो गया। इसी का अगला नाम होता है दूसरा अंड समुच्चय के नाम से भी जाना जाता है। अब ये आपका एलएस ऑफ ओव्यूल माने बीजांड की लंबवत काट या बीजांड की संरचना। जब गुर बीजांड जनन का क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से ये पूछा जाएगा, उसमें भी इसको आखिरी का चित्र यही आता है। अब इसके बारे में सुनिए, बीजांड की संरचना में कि ये अंडाशय की भित्ति से बीजांडासन द्वारा जुड़ा रहता है। उसको हम वहां से निकाल लाए तो ये पतला ग्रंथ होता है, डंठल द्वारा जुड़ा रहेगा। उस डंठल का नाम रख दिया गया बीजांड व्रंत। व्रंत मीन्स होता है डंठल। फिर इसी में जस्ट नीचे एक पिंक रंग की चाल दिख रही थी, तो लिखा है संवाहन पूल माने वैस्कुलर बंडल। इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम, जाइलम का कार्य होता है भूमि से पानी तथा के पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य होता है पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। फिर आगे की ओर बढ़े, वह बिंदु जिससे ये बीजांड जुड़ा रहेगा तो उसका नाम है, ये आ गया यहाँ पर, ये जुड़ा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जब ये जुड़ा मिला तो उसका नाम हो गया नाभिका। क्या हो गया? नाभिका। हाइलम इंग्लिश में बोल दिया गया। आगे क्या हुआ, ऊपर की ओर गए तो ये हो गया बीजांडकाय। बीजांडकाय का दूसरा नाम होता है प्रदेह। प्रदेह माने देह, शरीर, बॉडी। ये इस नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा जो दिख रहा है ये पूरा वही बीजांड का है। इसी में ऊपर का ये भाग जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आपका चैलजा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर से ये जो भाग दिख रहा है इसको हम लोग निभाग के नाम से जानते हैं। अब 2 भाग हो गए। ये जो लग रहा है आपको अपर, लेकिन होता ये लोअर है, और जहां नीचे दिख रहा है ये अपर होता है। इस बात को ध्यान रखना होता है इसमें, क्योंकि इसमें शिखर नीचे है। शिखर का मतलब होता है जैसे सिर पे चोटी, वैसे इसमें शिखर नीचे है। इसलिए मैंने एल फॉर लोअर माने निचला भाग और यू फॉर अपर माने ऊपरी भाग। फिर क्या होता है, बीजांड जो होता है 2 वर्णों से घिरा रहता है। एक वर्ण बाहरी और दूसरा हो गया भीतरी, ठीक है, और उसका नाम हो गया अध्यावरण।
तो ध्यान देंगे, जैसे अगर क्वेश्चन है तो इतने जो चीजें हैं, ये आपका 2n हो गया, ये भी 2n हो गया, ये स्पोरोफाइटिक है क्योंकि फूल का भाग है, ये भी 2n हो गया, ये भी आपका 2n हो गया। न्यूमेरिकल जो आता है उसको हल करने का ये फार्मूला है कि कोई भी चीज पूछी जाए तो ये आपको पता रहे कि n है या 2n है। ये 2n हो गया। फिर ये अध्यावरण भी जो था ये भी आपका 2n हो गया। अब जहां पर आए एम्ब्रियो सैक आया है, इसमें जितनी भी चीज दिखाई जा रही वो सब n है। क्या है? n है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो भ्रूणकोश होता है वो n होता है, ये भी n होंगे, ये भी n होंगे, ये सब n होंगे। ठीक है, ये आपका 2n हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब क्या होता है कि जहां से अध्यावरण निकलते हैं वहां निभाग होता है, ये जो होते हैं बीजांड की रक्षा का कार्य करते हैं। आप जो मेन था, जैसे आप दोहरा निषेचन वगैरह पढ़ेंगे तो यहाँ से ये जितना पार्ट दिखाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो डिब्बा दिखाई दे रहा था इसका नाम हो जाएगा एम्ब्रियो सैक। डिब्बे को, बॉक्स, खाली जो जगह दिख रही है उसका नाम है एम्ब्रियो सैक। इस तरीके से यहाँ रफली देख लीजिए, ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये एम्ब्रियो सैक है, और ये 3 कोशिकाएं ऊपर हैं, 2 बीच में हैं, ये बड़ी कोशिका, ये इस तरीके से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब इसमें आए कि निभाग वाले सिरे पर, माने पहली चीज तो याद कर लीजिए कि भ्रूणकोश में 8 केंद्रक होते हैं। 8 केंद्रकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें से ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग प्रतिमुख कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। प्रतिमुख कोशिकाओं का कार्य क्या होता है कि ये निषेचन से पहले या निषेचन के बाद, पहले ही नष्ट हो जाएंगी। निषेचन के बाद का कार्य केवल सहायक कोशिकाओं का होता है, ये निषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं। और फिर आ गए बीच में, तो इनको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो 2 विपरीत सिरों से एक एक केंद्रक अंदर की ओर बढ़ता है, अपर पोल एंड लोअर पोल। 4 कोशिकाएं होती हैं, 4 अपर पे, 4 लोअर पे, लेकिन उनमें से अपर पोल से एक कोशिका बीच में आती है, लोअर पोल से एक कोशिका बीच में आती है, इसलिए इसका नाम ध्रुवीय केंद्रक पड़ा। प्रश्न हो जाता है कि ध्रुवीय केंद्रक क्यों नाम हुआ? तो आंसर यही हो गया, अपर पोल एंड लोअर पोल से एक एक सेल आती है। फिर बीजांड द्वार के सिरे पर एक रचना पूरी, जो पूरे सबको बोलते हैं अंड समुच्चय या अंडोपकरण। इसमें एक बड़ी कोशिका जो मिडिल में है, ये दिखाई दे रही है, इसका नाम एग सेल है, अंड कोशिका। ठीक है? और जो अगल बगल माने पार्श्व माने कंधों की तरफ, एक इधर एक इधर, उनका नाम हेल्पिंग सेल भी है, सहायक कोशिका भी है, सिनर्जिड सेल भी है। अब इसमें क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो मेल गैमेट्स जब स्टिग्मा पर गिरा, जो परागण की क्रिया बताई, तो वो अंकुरित हो गया, और उसमें जो अंतःचोल था वो एक नलिका के रूप में बाहर आया, जिसका नाम हो गया पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। और पहले पहले हर परागकण एक केंद्र की होता है, बाद में उसमें केंद्रक की संख्या 2 हो जाती है। एक का नाम वर्धी केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस या सोमैटिक न्यूक्लियस या कायिक केंद्रक के नाम से जाना जाता है। एक केंद्रक जो होता है वो जनन केंद्रक के नाम से जाना जाता है, और जनन कोशिका भित्ति के अंदर बंद रहता है। वो आगे चलकर
दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब आई ये, और उसमें दो इस तरीके से जनरेटिव न्यूक्लियस ये, इसको हमने नाम दे दिया मेल गैमेट्स, नर युग्मकें। तो ये नर युग्मकें जो होती हैं दो थी, तो उसमें क्या होता है कि एक मेल गैमेट माने वन मेल गैमेट प्लस एग सेल से मिल जाएगा, तो ये पहला फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा मेल गैमेट्स पोलर न्यूक्लियस से मिलेगा, यह दोहरा निषेचन होगा। तो इसमें ये आपको बताया गया कि आवृतबीजी पौधे में, केवल आवृतबीजी पौधे में निषेचन 2 बार होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? तो इस बात को ध्यान रखें। बाकी जो शेष भाग है आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। ठीक है, ओके।